Hello, dear students. Welcome back to your own channel, Dr. Agri Business. And today we are going to discuss the another part of history of financing in India. In this particular video, we are going to discuss about the social control and nationalization of banks. इसमें हम जानेंगे कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था है और इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है। ये सब चीजों को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमने देखा कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डिस्कस करेंगे, एंड पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको स्पीड कम लगती है तो वीडियो का स्पीड आप 1.5 कर सकते हैं। प्लेबैक स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा फ्लुएंसी अगर कम नजर आ रहा है, कम सुनने को मिल रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं सोशल कंट्रोल से। सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स जो है वो क्या होता है, उससे पहले हम इसका एक हिस्टोरिकल रीजन जान लेते हैं कि क्यों सोशल कंट्रोल की या बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की जरूरत पड़ी। तो कहानी शुरू होती है आजादी के समय से। आजादी के समय जब देश आजाद हुआ तो उस समय में जो है देश में जो बैंक्स थे वो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे, और वो जो है अर्बन ओरिएंटेड थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ बिग बिजनेसमैन थे, फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके कंट्रोल में बैंक जो है काम करते थे। और ये सब की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है इंडिया के वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। मतलब लोगों के विकास के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे गवर्नमेंट ने वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। कुल मिला के जो प्राइवेट बैंक्स थे या जो बड़े बिजनेसमैन थे वो लोगों के जो पब्लिक से जो डिपॉजिट्स उनको मिल रहा था बैंकों में, उसको वो केवल कुछ ही बैंकों को या कुछ ही इंडस्ट्रीज को या कुछ ही बिजनेसमैन को जो अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए दे रहे थे, न कि एग्रीकल्चर सेक्टर को या जो रूरल सेक्टर है उसको दे रहे थे। तो जो क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स हो गए, कुछ रूरल आर्टिसंस हो गए, इनके जो क्रेडिट नीड्स है उसको इग्नोर किया जा रहा था बैंकों के द्वारा। और बैंकों इनको इग्नोर करके ऐसा कहा जा रहा था, वो जा रहा था बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो ये एक बड़ी समस्या क्रिएट हो रही थी कि किसानों को और जो रूरल आर्टिसंस है उनको फाइनेंस की में दिक्कत हो रहा था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जो कि जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूट कर रहा था, उस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है मात्र 1% के लगभग बैंकिंग सेक्टर का लोन मिल रहा था। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो लोन था वो मात्र 1% उसको मिल रहा था। मैंने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरह से जो है मनी लेंडर्स पे फार्मर्स डिपेंड रहते थे, और वो मनी लेंडर्स जो है उनसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। उसी उसी कड़ी में जो प्राइवेट बैंक्स थे जो है केवल किसानों का और जो रूरल आर्टिसंस है, जो प्राइमरी सेक्टर्स है, उनका ध्यान न रख के वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को फाइनेंसिंग या जो पब्लिक का पैसा था वो दे रहे थे। तो इसी में जो एग्रीकल्चर का जो सीन था, क्रेडिट सीन था, तो डोमिनेट था प्राइवेट मनी लेंडर्स के द्वारा, चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है कि प्राइवेट बैंक जो है वो अर्बन ओरिएंटेड हो गए, जो बैंकों का कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथों में था, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के, और वो लोग जो है पब्लिक का जो डिपॉजिट जो पैसा जमा था उसको वो केवल इंडस्ट्रीज को जो है लोन पे दे रहे थे, और एग्रीकल्चर की जो क्रेडिट नीड्स थी उसको इग्नोर कर रहे थे। इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए
गवर्नमेंट ने 1947 में जो है एक पॉलिसी लेके आया। उस पॉलिसी में जो है उन्होंने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट किया 1968 में, और उन्होंने एक इम्पोज किया एक सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या था कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, बैंकों को कुछ डायरेक्शंस दिए कि आपको जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट करके उन्होंने गवर्नमेंट ने किया। अंडर दिस पॉलिसी उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है न्यू गाइडलाइंस जो है इशू किया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। ठीक है, क्या उन्होंने किया? न्यू गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स वर इशूड टू इंश्योर दैट द पर्सन्स विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कुड जॉइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। पहले क्या था, प्राइवेट बैंक थे तो किसी को भी वो ज्वाइन करवा देते थे, या जो उसका जो होनर होता था वही उसको ज्वाइन कर लेता था, या जो कोई जो उनके कंट्रोल का या उसका डोमिनेंस का आदमी उसी को वो ज्वाइन करवाते थे। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि भाई उसके लिए उनकी भाई स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो उसी को ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा गाइडलाइन दे दिया एक्ट में जो अमेंडमेंट किया उसमें। उसके अलावा जो आरबीआई को जो है कुछ नया पावर मिल गया है कि वो जो है जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो उसको अपॉइंट कर सकता है बैंक में, और वो चाहे जिसको मतलब अपॉइंट कर सकता है और हटा सकता है। इस तरह की चीजें जो है जो सोशल कंट्रोल किया गया था विद थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग एक्ट्स, उसमें से प्रोविजंस डाले गए। बैंकिंग कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने किया उसका कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि टू अचीव द वाइड वाइड स्प्रेड ऑफ बैंकिंग क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, रूरल इंडस्ट्रीज है, या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको जो बैंक क्रेडिट जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि उनको फाइनेंसिंग फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी या जो इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फैसिलिटी है वो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे देना था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस द ऑथोरिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ बैंक इन एडवांसिंग द लोन। पहले क्या था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स था वो अपनी इच्छा से अपने डिसीजन मेकिंग करके किसी भी बैंक का लोन जो है किसी भी इंडस्ट्रीज को दे देता, लेकिन अब इसमें उन्होंने कंट्रोल कर दिया कि नहीं, आप अपनी जो है इच्छा से जो है नहीं दे सकते। उन्होंने उस पर जो है लगाम लगा दी और उन्होंने उसकी अथॉरिटी को रिड्यूस कर दिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट था उसको उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिए, और प्रायोरिटी सेक्टर्स के तौर पे एग्रीकल्चर लैंडिंग को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा। उसके अलावा जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस थे उनका इंटरफेरेंस बैंकिंग में कम कर दिया। गवर्नमेंट स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि आप रूरल एरियाज में भी जो फाइनेंसिंग अवेलेबल कराइए, लोगों को फाइनेंस दीजिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे सोशल कंट्रोल के। तो सोशल कंट्रोल में क्या किया था गवर्नमेंट ने कि जो ऐसा अमेंडमेंट किया बैंकिंग एक्ट में कि गवर्नमेंट जो है बैंकों पे लगाम लगा सके। लेकिन सोशल कंट्रोल का कहीं ना कहीं उतना फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जितना गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट किया था। अभी भी जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। अभी भी जो बैंक्स थे वो रूरल एरियाज को इग्नोर कर रहे थे, नीड्स ऑफ फार्मर्स, नीड्स ऑफ रूरल आर्टिसंस और रूरल पीपल की नीड्स को वो इग्नोर कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से गवर्नमेंट को और भी सख्त कदम उठाना पड़ा, और गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने के रीजन क्या थे उसको एक बार हम देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसा बिलीव था कि सोशल कंट्रोल वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम मीनिंगफुल फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो बैंक नेशनलाइजेशन वाज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। गवर्नमेंट को जो है सॉल्यूशन लगा कि भाई बैंक हम नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके नेशनलाइज करने के पीछे रीजन क्या थे? No significant achievements was made in channelizing adequate credit to priority sectors uh, and weaker section of the society। मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर थे, रूरल इंडस्ट्रीज थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, या एसएमएसएमईज जो थे, वो जो सेक्टर्स थे उनको अभी भी जो है सिग्निफिकेंट
लेवल की जो है उनको एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। जबकि साथ में कुछ बैंक क्या कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको भी इग्नोर कर रहे थे। पॉलिसीज वर कंट्रोल्ड बाय दोज हु हैड कंट्रोल ऑन दिस बैंक्स अर्लियर। अभी भी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी या जो बैंक की पॉलिसीज थी उसको वही लोग कंट्रोल कर रहे थे जिनके पास पहले बैंकिंग का कंट्रोल था। तो बैंक्स पे जिनका कंट्रोल था आज भी वही पॉलिसीज बना रहे। तो जिन पे कंट्रोल होगा, जिन पे कंट्रोल होगा वही पॉलिसी बनाएंगे, तो अपने फेवर में पॉलिसी बनाएंगे। ये भी एक लेकुना था, ये भी एक रीजन था। इसके अलावा जो डायरेक्शन इशू बाय द गवर्नमेंट वर इग्नोर्ड बाय मेनी बैंक्स। कुछ बैंक ऐसे भी थे या बहुत सारे बैंक ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को इग्नोर कर रहे थे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट move towards the nationalization of banks. Nationalization means what? नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट जो है, जो कुछ बैंक्स होते हैं या जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मींस टेकिंग ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो उसका ओनरशिप है और उसका मैनेजमेंट वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। और वो कैसे लेता है? बाय इम्प्लीमेंटेशन या बाय पासिंग द ऑर्डिनेंस और एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई 1969 में 19th of July 1969 government promulgated an ordinance that is called Banking Companies Ordination. Sorry, Banking Companies Ordinance Acquisition and Transfer of Undertaking 1969। मतलब इसमें जो है गवर्नमेंट जो है एक्वायर कर लेता है और उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर लेता है। इस तरह का एक ऑर्डिनेंस निकाला और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो 14 ऐसे कॉमर्शियल बैंक थे जिनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लिया, उसका मैनेजमेंट और उसकी ओनरशिप। ठीक है। और वो बैंक कौन कौन से थे वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन क्या था। नेशनलाइजेशन करने के पीछे गवर्नमेंट के उद्देश्य क्या थे? तो वही उद्देश्य थे, उनमें कुछ चेंज हुए, कुछ और गवर्नमेंट ने ऐड किए, बाकी वही थे जो सोशल कंट्रोल के टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो था रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन बैंकिंग बिजनेस बाय फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन। उनका कंट्रोल को समाप्त करना था, उनके डोमिनेंस को समाप्त करना था। एलिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। जो बैंक क्रेडिट का यूज गलत काम में हो रहा था, स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए हो रहा था और अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए हो रहा था, उसको एलिमिनेट करना था। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड गिविंग ए प्रोफेशनल बैंक टू बैंक मैनेजमेंट। जो बैंक मैनेजमेंट था उसको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड देना था, एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर उसको देना था ताकि वो सही से मैनेज हो और सही से वो परफॉर्म कर सके, वो सक्सेसफुली जो है अपने फुल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। एनकरेजमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। भाई आपको बैंकिंग सिस्टम सुधरेगा, लोगों को लोन प्रॉपर मिलेगा, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, तो डेफिनेटली लोग जो है न्यू एंटरप्रेन्योर्स बन के निकलेंगे और जो है छोटे छोटे स्टार्टअप या छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो कि इकोनॉमी में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग टू बैंक स्टाफ। जो बैंकिंग स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता है फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द बैंकिंग फैसिलिटीज, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक स्कीम्स, सबके लिए जो है उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग भी देना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक को जो है नेशनलाइज किया। तो देखिए नेशनलाइजेशन की जब बात आती है बैंकों के तो दो चीज होती है, दो फेज में उन्होंने नेशनलाइज किया था। एक तो 1969 में 14 बैंक्स विद डिपॉजिट अबव 50 करोड़ वर नेशनलाइज। ऐसे 14 बैंक को जिनके पास 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा अमाउंट जो है डिपॉजिटेड है बैंक में, उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और सेकंड जो स्पेल था उसमें 6 ऐसे बैंक को उन्होंने नेशनलाइज किया, अपने कंट्रोल में लिया, जिनका डिपॉजिट जो है 200 करोड़ या इसके ऊपर था। और ये कब हुआ था? ये अप्रैल 1980 में हुआ था।
15 अप्रैल 1980 को। और अभी ये आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि फर्स्ट स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ और सेकंड स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ और कौन कौन से बैंकों को जो है नेशनलाइज किया गया के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि भाई कौन सा बैंक जो है फर्स्ट स्पेल ऑफ नेशनलाइजेशन में इंक्लूड था। तो इससे 14 बैंक आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा 6 बैंक आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब ये जो नेशनलाइजेशन किया गया, ये जो सोशल कंट्रोल किया, इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ या नहीं, या गवर्नमेंट ने ऐसे किया। तो हमने देखा था कि सोशल कंट्रोल जब हमने किया था तो उतना फायदा नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, जितनी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन नेशनलाइजेशन करने के बाद में और दोनों को हम कंबाइंडली देखें तो उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए। पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सोशल कंट्रोल के टाइम पे the social control created the tempo banking expansion across the country। सोशल कंट्रोल की वजह से जो बैंकिंग इंडस्ट्री है या बैंक जो है उसका एक्सपेंशन जबरदस्त तरीके से हुआ। एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स had 8,187 branches throughout the country. However, the branch network increased to 59,752 in 1990। मतलब 1969 से लेके 1990 तक जो है 8,000 के लगभग जो ब्रांचेस थी 60,000 के ऊपर हो गई। तो इस तरह से जो है जो बैंक्स का एक्सपेंशन हुआ कंट्री में वो जबरदस्त तरीके से हुआ आफ्टर द सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। दूसरा क्या था कि with rapid increase in bank branches population covered per branch also decreased। पहले जो है 1969 में 65,000 लोगों पे एक बैंक हुआ करता था, एक ब्रांच हुआ करता था। 1990 में जो है वो जो ब्रांच के अंडर में जो पॉपुलेशन आया वो मात्र 13,000 बचा था। मतलब पहले ज्यादा लोगों पे एक ब्रांच था, बाद में कम लोगों पे भी एक ब्रांच होने लग गया। तो ये भी एक तरह से डेवलपमेंट है, इसका पॉजिटिव आउटकम है। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेज इन रूरल एंड अनबैंक्ड एरियाज वाज रिजल्ट ऑफ 1:4 licensing policy of 1977 under the nationalization regime। Prior to nationalization, branches license were issued on the basis of financial strength of bank। तो क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन से पहले जो बैंक्स खुलते थे वो शहरों में खुलते थे, जैसे आपको पता था, और अर्बन ओरिएंटेड होते हैं, सिटी ओरिएंटेड होते थे। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया था जिसका नाम था 1:4 लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो इस नेशनलाइजेशन से पहले अगर कोई ब्रांच खोलना होता था तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस कब देता था, जब वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलता था। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद में इन 1977 गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आया जिसको पॉलिसी को बोलते हैं 1:4 लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अगर एक बैंक शहर में खोलना चाहते हैं तो आपको कंडीशन है कि पहले 4 बैंक आप गांव में खोलिए, इसलिए उसको बोलते हैं 1:4 लाइसेंसिंग पॉलिसी, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। और ऐसे एरिया में खोलिए जो रिमोट एरिया हो और अनबैंक्ड एरियाज हो जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हो। तो अंडर 1:4 लाइसेंसिंग पॉलिसी बैंक्स वर गिवन द incentives to open one branch in metropolitan and one branch in urban areas provided they open 4 branches in the rural areas। So this policy led to rapid growth of banking branches in the rural and remote areas and attracting urban bias of banking industry। इसकी वजह से जो है शहरों की कंपैरिजन में गांव में भी बैंक ब्रांचेस जो है काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। तो 1977 और 1990 के बीच में 3/4 ऑफ ब्रांचेस वर ओपन्ड इन द रूरल एरियाज। तो ये जो बैंक ब्रांच का एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा हुआ ड्यू टू द 1:4 लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स।
अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है। इससे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनते हैं या सबसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस ईयर में हुआ, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इस तरह से जो है, और फर्स्ट स्पेल कब हुआ, सेकंड स्पेल कब हुआ, इस तरह के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और इससे पॉजिटिव आउटकम क्या आ सकती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन पूछ सकते हैं नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, सोशल कंट्रोल क्यों हुआ, तो आपको बताएंगे भाई वहाँ पे जो है बैंकिंग जो स्ट्रक्चर था, बैंकिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम था, वो प्राइवेट लोगों के हाथों में था, और जो एग्रीकल्चर या जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उसको निगलेक्ट करता था, और बिजनेस जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उन्हीं को केवल वो लोन देता था, पब्लिक जो पब्लिक डिपॉजिट था उसको लोन के रूप में लोगों को दे देता था। तो इससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमी जो है फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट nationalization of banks and social control of banks over the banks. So thank you guys for being with me. Thank you for watching. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पसंद नहीं आया तो भी जरूर उसको शेयर करिए ताकि किसी आपके मित्रों को पसंद आ जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।